Welcome to the Officer Adda 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language. आज मॉड्यूल बी का हम लोग यहाँ पे मिनी मैराथन करेंगे बिकॉज आप लोगों का नेक्स्ट संडे दैट इज 26 ऑफ नवंबर एग्जाम है, सो दैट इससे पहले हम लोग को मिनी मैराथन मॉड्यूल बी और ए को यहाँ पे कंप्लीट करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल बी. जैसा कि आप सब जानते हैं कि मॉड्यूल बी इज बेसिकली जहाँ पे आप लोगों के 4 एक्ट्स हैं, राइट, और 3 कॉन्सेप्ट है आप लोगों के मॉड्यूल बी में. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल बी. सबसे पहले शुरुआत करेंगे केस स्टडीज क्वेश्चन से, जो कि आप लोगों को यहाँ पे मैं लेके आई हूँ. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द केस स्टडी क्वेश्चन. सबसे पहला, ओके, ये मॉड्यूल बी का हेडिंग है आप लोग का. देखिए, इन दिस केस द पेटिशनर दैट इज राणा आयूब. पेटिशनर किसे कहते हैं? जो केस फाइल करता है. क्या बोला मैंने? जो केस फाइल करता है उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेटिशनर लॉ के लैंग्वेज में. पेटिशनर राणा आयूब इनिशिएटेड अ क्राउड फंडिंग कैंपेन थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेम कीटो. राइट, जैसे आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे सुना होगा, आजकल ऑनलाइन के जरिए भी बहुत सारे फ्रॉड क्या है आप लोगों की चीज़ें होती हैं. राइट, तो ये भी आप लोग का बेसिकली यही है. सो द क्राउड फंडिंग इज बेसिकली जहाँ पे इलीगल तरीके से क्या किया जाता है, पैसे आप लोगों के यहाँ पे निकाले जाते हैं. ठीक है, तो ये आप लोगों का बेसिकली है. ठीक है, इसका मतलब अगर एक सिंगल लाइन में बोले, सो इट इज अ वे ऑफ रेजिंग मनी टू द फाइनेंशियल प्रोजेक्ट एंड द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग. ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ सो दैट एक नया वर्ड है आप लोगों का जो कि आप समझोगे. रेजिंग मनी, रेजिंग मनी. अभी आप लोगों ने महादेव ऐप सुना होगा, तो महादेव ऐप को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन आप लोगों का पैसा इकट्ठा करके एक तरह से जुआ, बेटिंग जो बोलते हैं ना, वो आप लोग का था महादेव ऐप. एक बार सर्च करिएगा. ठीक है, सो रेजिंग मनी दैट इज टू द फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, ओके, एटसेट्रा. सो यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे द petitioner this initiated this campaign through an online platform Keto. Pursuant in this, the Mumbai Zonal Office of the Enforcement Directorate. अब ये ईडी डिपार्टमेंट हम जानते हैं ना, हम लोगों ने फेमा एक्ट पढ़ा है, और फेमा एक्ट में आप लोगों का ईडी डिपार्टमेंट होता है जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है. राइट, सो मुंबई जोनल ऑफिस का जो आप लोग का ईडी है, इनिशिएटेड एन इंक्वायरी अगेंस्ट द petitioner under the FEMA Act. And you know what is FEMA Act? FEMA Act में जो RBI होता है, that is a regulator, और ED जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है. Subsequently, बाद में an FIR was lodged against the petitioner at the इंद्रापुरम पुलिस स्टेशन गाजियाबाद. FIR लॉन्च हुआ petitioner के खिलाफ जो कि राणा आयूब था. Done. In reference to the FIR, the Delhi Zonal Office of the ED registered a complaint in the ECIR against the petitioner. मतलब ये दो जोनल के नाम है आप लोग के. एक आप लोगों का है ये दिल्ली जोनल ऑफिस और एक आप लोग का मुंबई जोनल ऑफिस. तो यहाँ पे इंक्वायरी आप लोगों का मुंबई जोनल ऑफिस में भी हुआ, और एफआईआर आप लोग का एक दिल्ली जोनल के अंतर्गत भी फाइल किया गया था पेटिशनर के खिलाफ. इज दैट ओके? ध्यान से पढ़िए. ओके, एंड ECIR इज एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. व्हाट इज दिस? enforcement केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ठीक है, इसका फुल फॉर्म है The petitioner challenged the jurisdiction of any proceeding in the Special Court of Prevention of Money Laundering Act outside the Maharashtra. मतलब जो petitioner था उसने इस चीज को चैलेंज किया, जब मुंबई में ऑलरेडी हो रहा है तो दिल्ली में नहीं हो सकता मेरा प्रोसीडिंग. The petitioner contended that the trial of the scheduled offence and the prevention of money laundering
should be conducted independently in the area where offense of money laundering was committed. जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग कमिट हुआ है वहां पे क्या होना चाहिए आप लोगों का, इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा कि पेटिशनर ने आप लोग का कहा. डन. Now the question is, no proceeding related to the schedule offense as well as PMLA should be allowed outside महाराष्ट्र. मतलब महाराष्ट्र के बाहर ये सब जुडिक्शन नहीं होना चाहिए. तो क्वेश्चन क्या है पहले एक बार फटाफट देख लीजिए. भाई केस स्टडीज क्वेश्चंस घबराना नहीं है, बहुत इजी होते हैं केस स्टडीज क्वेश्चन. ओनली यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस. देखिए, इज दैट ओके? डन गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इसका करना. देखिए क्वेश्चन आप लोग के सामने, आई होप सो दिख रहा होगा. लास्ट लाइन दिख नहीं रहा तो इसको हम हटा देते हैं. अब देखिए, डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द केस फाइल आउटसाइड महाराष्ट्र रीजन. मतलब आपको बताना है जो केस आउट ऑफ महाराष्ट्र हुआ है दैट विल बी वैलिड और नॉट. तो आप लोग को है ये सबसे पहला. नो, द केस फाइल इज इनवैलिड एज पर सेक्शन 44 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग स्टेट दैट any schedule offense connected shall be triable by the special court constituted for the area where the offense is committed. B है yes, the case is filed as the section 44 of state that any schedule offense connected to it shall be triable by the special court even the trace of offense has been bound committed. No, the case file is invalid. Yeah, yes, the case filed as the section 44 of this take into consideration about the place of conspiracy. Conspiracy मतलब जहां पे षड्यंत्र रचा गया है. बताइए, which of the following is the right answer? मतलब सिंपली भले ही आप लोगों का इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मुंबई जोनल ऑफिस में हुआ था इनिशिएट इसका एफआईआर लॉ जो हुआ था, और एक आप लोगों का दिल्ली जोनल ऑफिस में कंप्लेंट फाइल किया गया था, राइट. तो यहाँ पे जो आउटसाइड आप लोग का रिलीजन है महाराष्ट्र, व्हाट शुड बी द वैलिडिटी ऑफ द केस फाइल आउटसाइड महाराष्ट्र? बहुत सिंपल है, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. दिस इज वेरी सिंपल. सो यहाँ पे क्लास द एग्जैक्ट आंसर विल बी, आप लोग देख सकते हैं दैट नो, द केस फाइल इज इनवैलिड एज पर सेक्शन 44 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग स्टेट दैट any schedule offense connected to it shall be triable by the special court constituted for the area where offense was committed. So guys, A will be the right answer here. ध्यान से सुनिए, this is very important case law. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे वैलिड नहीं होगा. ठीक है, दोबारा से आप लोग केस को पढ़िएगा, एनालाइज करिएगा, बिकॉज केस स्टडीज क्वेश्चन में जब तक आप 2 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को चीजें क्लियर नहीं होंगी. ठीक है, सबसे पहले में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला मुंबई जोनल ऑफिस में आप लोग का ईडी ने इनिशिएट किया था इंक्वायरी अंडर द फेमा एक्ट, एंड सब्सिक्वेंटली एफआईआर वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट पेटिशनर एट द इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन गाजियाबाद इन रेफरेंस टू एफआईआर द दिल्ली जोनल एट द डीडी रजिस्टर कंप्लेंट. मतलब एक दिल्ली में भी एक महाराष्ट्र में भी हुआ था. तो पेटिशनर ने इस चीज को चैलेंज किया था. देखो आप खुद सोचिए, आप लोगों का यहाँ केस फाइल है, यहाँ केस फाइल है, मान लो 5 जगह केस फाइल है आप लोगों का सेम मैटर को लेके. सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइल किया, फिर यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा, और सब में आप लोग का सपोज ये करेंसी से रिलेटेड आप लोग का मैटर है. ठीक है, और सेम पार्टी है, मान लो एक्स पार्टी खिलाफ है. तो आप लोग खुद सोचो, कॉमन सेंस यूज करिए, क्या हम लोग ये जो केस है हर जगह इसका प्रोसीडिंग चलेगा? द आंसर विल बी नो. जहां सबसे पहला प्रोसीडिंग आप लोग का स्टार्ट हुआ है, फाइल हुआ है, वहीं चलेगा. सो इसीलिए आप लोगों का नो, द केस इज इनवैलिड, क्योंकि आप लोग का जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है पहली बार, मतलब एक तरह से ना इन सारे केसेस को मर्ज कर लिया जाएगा एक सिंगल केस में, बिकॉज ऑफ सेम पार्टी है,
राइट, सेम पार्टी है तो आप लोगों का दैट्स वाई सारा मर्ज हो जाएगा। इसका एक लीगल टर्म यूज होता है, दिस इज कॉल्ड रेस सबजुडाइज। व्हाट इज रेस सबजुडाइज? जब केस आप लोग का पेंडिंग है, सेम पार्टी है, तो हम किसी और कोर्ट में फाइल नहीं करेंगे। आप खुद देख सकते हो, इट इज अ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम अगर हमने सेम पार्टी को लेके, सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेके अलग अलग जगह पे केस फाइल किया। दैट्स इट। ठीक है, तो ये सब आप लोग के केस स्टडीज क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, दैट विल आल्सो वेरी इजी। नवंबर 2014 की बात है, ठीक है। द मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इशूड अ कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट। मतलब एक आप लोग का पर्टिकुलर कॉरपोरेशन है जिसने एप्लीकेशन इशू किया फॉर द वेरियस पोस्ट इंक्लूडिंग ड्राइवर, कंडक्टर, जूनियर ट्रेड्समैन, junior engineer and assistant engineer, right? Interview were conducted and a list of selected candidates were published. Interview conduct हुआ और selected candidates के नाम publish हुए. Subsequently, it was revealed that the job has been granted in exchange for monetary consideration. ये line you have to note down. Subsequently, बाद में reveal हुआ जो job जिसको guaranteed हुआ है उसको जॉब के बदले में मॉनेटरी पैसा देना है, मतलब ब्राइब, leading to the numerous legal issue including matter related to the prevention of money laundering. It was argued that ED initiated investigation, summoned the accused without first identify the proceed of the crime and the property representing those proceed as mandated in section 3 of this one. This identification constitute a जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब यहाँ भी आप लोगों का क्षेत्राधिकार को लेके बात होने लगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? reference to the fact decide whether it is necessary to identify the proceed of the crime before initiating investigation। मतलब क्या ये जरूरी है to identify the crime before investigation? मतलब भाई आप जिस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो उससे पहले हमें खुद बताइए, क्या हमें जानना जरूरी है कि कौन सा क्राइम कमिट किया? दिस इज कॉमन सेंस क्वेश्चन। जल्दी बताइए, पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए एक बार, आप लोग अपने लैंग्वेज में पढ़ लीजिए क्लास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए आप लोग यहाँ पे। सबसे पहला ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी इनिशिएटेड एज इट इज असेंशियल फर्स्टली टू आइडेंटिफाई द क्राइम विच इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस। सेकेंड है इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड एज अ मियर जनरेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम इज सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब सबसे पहले में दिया है भाई ये जानना जरूरी है पहले कि क्राइम कौन सा हुआ, फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दूसरे में दिया है mere generation of proceed of crime is sufficient to establish the offense of money laundering। मतलब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी नहीं है भाई, एक थोड़ा सा भी सस्पिशन हुआ ना, वी कैन प्रोसीड द क्राइम। इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड एज अ mere presence of proceed of crime within the premise of accused। या लास्ट है इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी इनिशिएटेड एज इट इज असेंशियल टू चेक वेदर द प्रॉपर्टी एक्चुअली बिलोंग टू प्रोसीड। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बताइए क्लास इसका एग्जैक्ट आंसर, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, दैट इज गास इंपॉर्टेंट वन। इजी क्वेश्चन है, अप्लाई योर कॉमन सेंस। यहाँ पे क्लास इसको याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड, कैनॉट है गलत, as a mere generation of proceed of crime is sufficient to establish the offense of money laundering. So B is the right answer. Presence होना crime का not necessary,
इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी इन, तो कैन नॉट तो आप लोग का होगा ही नहीं, डी और ए तो आप लोग के हट गए, और बी और सी में से mere presence of proceed of crime within the premise of accused, भाई जहां पे accused का premise है वहां पे start करना, that is not necessary. B will be the right answer for this question. Which one? B. तो ये आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर है। तो भाई थोड़े बहुत केस स्टडीज क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, दैट्स इट, ओके, दैट इज नेसेसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप लोग का वन लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं। नेम द अथॉरिटी दैट्स रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, ईडी, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर या सेबी, बताइए। Name the authority that's regulate the what? Foreign exchange in India. Which one is the authority? The right answer is RBI. That is so simple. RBI is the authority that's regulate the foreign exchange in India. ठीक है, ये हम लोगों का भाई fact है। Next, who investigate the contravention of provision of FEMA? कौन investigation करता है FEMA Act के अंतर्गत? Enforcement Directorate, RBI, फाइनेंस मिनिस्टर या सेबी, बताइए सेकंड का एग्जैक्ट आंसर। हु इन्वेस्टिगेट, जैसे नॉर्मल केसेस में हमारा जो पुलिस होता है दैट विल एक्टिव, और यहाँ पे हु, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर या सेबी, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और भी अदर ऑफिसर्स होते हैं जो इसके अंडर में आप लोग का काम करेंगे, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, ऑप्शंस दिख रहे हैं ना आप लोग को, लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा, ये देखिए। अंडर FEMA aims to consolidate and amend the law relating to the foreign exchange within the objective of to facilitate external trade and the payment and promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India, to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by certain individual or association of company, to prohibit acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality for any activities detrimental to the national interest, या D है आप लोग का all of the above. What will be the basic aim of FEMA Act? एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग का। सो यहाँ पे क्लास जो फेमा का बेसिक एम है, ये सारा चीज़ है आप लोग का, डी विल बी द राइट आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, अधिकतर स्टूडेंट बिना सोचे समझे ऑल ऑफ द अबव पे टिक मार्क कर देते हैं, सो प्लीज डोंट डू दिस थिंग। ओके नेक्स्ट, फेमा अप्लाई किस पे होता है? होल ऑफ इंडिया, एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, होल ऑफ इंडिया and all branches, offices, agency outside India owned and controlled by a person resident in India. Also to any contravention outside India by any person to whom this act apply. D. Whole of India and all branches, offices, agencies outside India owned and controlled by a person resident outside India and also to any contravention committed outside India, any person to whom this act apply. This is very important question. जब हम लोगों ने फेमा एक्ट पढ़ा भी था, ये सेगमेंट को हम लोगों ने, मैंने बार बार बोला था दैट फेमा अप्लाई टू विच पर्टिकुलर थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। तो यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहला क्या है? सी विल बी द राइट आंसर। ओके, whole of India, B, this is C, that's it, ठीक है। तो फोर्थ का C will be the right answer। ओके नेक्स्ट,
The preamble to FEMA state that it is an act to dash the law relating to the foreign exchange with the objective of facilitating the external trade and the payment for promoting the orderly development and the maintenance of foreign exchange market in India. That is to consolidate and amend and none of the above. Consolidate मतलब क्या होता है? एक साथ करना. बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? The preamble to the FEMA is that it is an act to dash the law relating to the foreign exchange with the objective of facilitating the external trade. क्या है? प्रियम्बल का मतलब होता है ना, हर एक्ट में एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है दैट वी हैव टू फुलफिल. जल्दी जल्दी बताइए. फिफ्थ का एग्जैक्ट आंसर है दैट इज कंसोलिडेट एंड अमेंड. भाई जब सिचुएशन अराइज हो, जब हमें चेंज करने का जरूरत हो हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है. दिस एक्ट अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, ऑल ब्रांचेस ऑफिसेस आउटसाइड इंडिया, लेकिन जिनका कंट्रोल जो इंडिया में पर्सन है उसके पास है. Any contravention committed outside India by any person to whom this act apply. अभी हम लोगों ने पढ़ा इसको. अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा क्लास. The act applies to what? The act applies to what is the right answer? The right answer will be all are correct. 1, 2, 3. ठीक है. C will be the right answer. Done. Whoever commit the offense of money laundering shall be punishable with a rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but which may be extended 3 साल up to what year? Tell me, guys. जल्दी जल्दी करिए भाई. सबको BRBL में 70 प्लस मार्क्स लाना है. जल्दी क्लास. Whoever commit the offense of money laundering shall be punishable with a rigorous imprisonment for a term which shall be not less than 3 years, but which may extend to 7 years. This is the right answer. ठीक है. 7 years is the right answer for this question. 6 का C. Next. Which among the following authority appointed by central government shall exercise jurisdiction, power, authority conferred by or under Prevention of Money Laundering Act? Administrative authority, adjudicating authority, appellant authority या adjudicating commission? बताइए. Which among the following appointed by central government shall exercise the jurisdiction, power, authority conferred under this? किसके पास पावर है इस एक्ट के अंतर्गत मैटर को सॉल्व करने का? So for the seventh one, the right answer is adjudicating authority. Seventh का B will be the right answer. Okay, next. जो पर्सन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, every artificial judicial person, an associate of person in the body of individual whether incorporated or not, या all of the above. person का मतलब क्या है according to this act? बताओ क्लास. person का definition.
person as defined under Prevention of Money Laundering Act. 8th, the right answer will be all of the above. ठीक है, तो ये आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर है. नेक्स्ट, इन अपील, अपील का मतलब जब हम लोअर से हायर में गुहार करते हैं. In appeal by the drawer against conviction under section 138 of the NI Act, the appellant court may order appellant to deposit such sum which shall be minimum and the compensation awarded by the trial court. बताइए. जैसे आप लोग का negotiable instrument act में if we want to appeal, so how much percentage we have to deposit if we want to appeal in the appellant court? बताइए कितना हमें deposit करना पड़ेगा. 10% of the fine, 15% of the fine, 20% या 25%. 9th का exact answer बताइए. यहाँ पे क्लास आप लोगों का बेसिक आंसर क्या है? दैट इज 20% is the right answer. So 9th one, C will be the right answer. Everybody, please, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग फटाफट आंसर्स को देखिए, अपना एनालिसिस करिए. मैं तो सबके आंसर बता रही हूँ, बट यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ. ओके, कूल. नेक्स्ट, द इंटरिम कंपनसेशन. इंटरिम कंपनसेशन का मतलब जैसे एक तो होता है फाइनल कंपनसेशन, और इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी कंपनसेशन पेबल अंडर सेक्शन 143A may be recovered as if it were fine, as if it is the decree of court, provision of Income Tax Act 1961 और provision of CRPC. None of the above. ये भी हम पढ़ चुके. This thing also we have done, guys. So what will be the right answer? So class, for this question, the right answer will be, that is the as per the provision of the Income Tax Act 1961. This is the right answer. Next, all offences under chapter 17 shall be tried by, ये आप लोगों का NI Act का है. Metropolitan Magistrate. Second is Judicial Magistrate of first class. C either A or B या none of the above. बताइए. All offences under 17 shall be tried by Metropolitan Magistrate, Judicial Magistrate of first class, either A or B या none of the above. बताइए इसका exact answer. So for the 11th one, the right answer will be, that is either A and B. C is the right answer. Next, which court can entertain the offense punishable under section 138? Under section 138, let's talk about the dishonor of check. Pehla, court not interfere to that of a judicial magistrate of first class. Any court having jurisdiction may entertain such case. Court not interfere to that of a metropolitan magistrate. या option A and C is correct. देखो, जब भी आप लोगों का मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आए या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो MM वहाँ पे होते हैं जहाँ पे जनसंख्या ना 10 लाख से कम ज़्यादा होता है, वहाँ पे MM बैठते हैं, और जहाँ 10 लाख से कम होता है वहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बैठते हैं आप लोग के. So the 12th one, D will be the right answer for this question. Is that okay? Next, a promissory note, bill of exchange, check payable to order is negotiable by endorsement and delivery, by holder by endorsement, by delivery thereof, and none of the above.
A promissory note, bill of exchange, check, payable to order. और order का मतलब क्या होता है? जिसका नाम certain name या जिसका नाम फिक्स है आप लोग का। तो जब नाम होता है तो हमारा कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कैसे पेबल होता है बताइए। इंडोर्समेंट का मतलब होता है साइन करना, डिलीवरी बाय होल्डर और बाय इंडोर्समेंट या बाय डिलीवरी देयर ऑफ। 13 का एग्जैक्ट आंसर क्या है? ए विल बी द राइट आंसर, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटेड है 30 अगस्त 2017 is made payable 3 months after date. ठीक है, what will be the maturity date? बताओ। 30 बहुत इजी है। is made payable after 3 month, तो 3 मंथ के बाद पेबल होगा तो 30 अगस्त से आप लोगों का 30 सितंबर। ठीक है, जस्ट इमेजिन 30 सितंबर से 30 अक्टूबर। ठीक है, अगस्त टू सितंबर, सितंबर टू अक्टूबर, 30 अक्टूबर से 30 आप लोगों का नवंबर, नवंबर खत्म प्लस 3 दिन का मैच्योरिटी, 1 2 3 कितना हुआ? 3 दिसंबर। सो 14 का सी विल बी द राइट आंसर। इज दैट ओके? नेक्स्ट, a promissory note, bill of exchange, check drawn and made out of India, made payable or drawn upon any person resident in India is deemed to be incomplete instrument, incoherent। incoherent का मतलब होता है something is missing, attempt, foreign instrument या inland instrument, made out of India, यहीं से आपको मालूम हो जाना चाहिए drawn and made out of India। बताइए। 15 का एग्जैक्ट आंसर दैट इज foreign instrument। ठीक है, नेक्स्ट। टेल मी, अंडर hypothecation charge the ownership and possession of goods are with bank। the ownership is with borrower but possession bank के पास। ownership possessions are borrower, ownership and possession with the borrower, इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए। सो यहाँ पे क्लास हाइपोथेकेशन में ओनरशिप बैंक के पास रहता है लेकिन पोजेशन बोरोवर, जैसे आप लोग का कार। सबसे पहले ये कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 2N ऑफ द दिस एक्ट। ठीक है, तो 16 का डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज प्लेज? प्लेज क्या है बताइए। द बेलमेंट ऑफ गुड एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, the delivery of goods by one person to another person for some purpose, when the purpose is accomplished, be returned and disposed according to the direction of the person. C. A contract by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the contract of the promisor himself and by the other party.
ये तो भाई इंडेमनिटी का हमारा है, ये बेलमेंट का आप लोगों का है. A contract to do and not to do something if even is collateral does and does not happen. So pledge, that is given under section 172 of the Indian contract. The right answer will be A. 17 का A is the right answer. Next. The award made by Lok Adalat is deemed to be the decree of civil court like arbitration award. बताइए, जो लोक अदालत जस्टिस देता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अवार्ड बोलते हैं. So this award, it is deemed to be the decree of civil court like arbitration award. Yes या no? The answer will be civil court like arbitration award. Answer is yes. ठीक है. Now, बैंक फाइनेंस एन एग्रीकल्चरिस्ट टू बाय अ ट्रैक्टर. बैंक ने फाइनेंस किया एक एग्रीकल्चरिस्ट को कि तुम ट्रैक्टर खरीद सकते हो. द लोन इज सिक्योर्ड बाय hypothecation of the tractor, mortgage of the tractor, pledge of the tractor या assignment of the tractor. 19 का एग्जैक्ट आंसर क्या है बताइए. 19 का एग्जैक्ट आंसर. सो गाइस, अभी हमने जस्ट पढ़ा इसको. 19 का एग्जैक्ट आंसर हाइपोथिकेशन. नेक्स्ट क्लास, बैंकर्स लियन क्या है? देखो क्लास, एक एक क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो रहे हैं. एक एक क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट. बैंकर्स लियन क्या है? जर्नल लियन है, पर्टिकुलर, नेगेटिव या नन ऑफ द अबव. लियन का मतलब क्या होता है? किसी सामान को रोक कर रखना. दैट इज कॉल्ड लियन. सो द बैंकर लियन इज, और लियन हमारा जर्नल लियन कहाँ पे है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है, सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. दैट्स टॉक अबाउट जर्नल लियन. 20 का ए इज द राइट आंसर. डैश इज द राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन द प्रॉपर्टी. रिटेन का मतलब रोक के रखना of the another person in his possession until the debt from the owner of that property is repaid. Lien, retainment, retrenchment या legal. What will be the right answer? Dash is the right of a person to retain the property of another person in his possession until the debt from the owner of the property is repaid. बताइए, lien, retainment, retrenchment या legal. बताओ क्लास. रिटेंचमेंट मीन्स छटनी होना. रिटेनमेंट, पर इसका आंसर लियन है. लीवल का मतलब होता है किसी को इनडायरेक्टली डिफेम करना. राइट, डिफेम करना. रिटेंचमेंट छटनी करना. रिटेनमेंट सेम आप लोग का किसी को रिटेन करना. ठीक है, लेकिन हमारे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ए विल बी द राइट आंसर. व्हाट इज द प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंक? स्टार्ट फ्रॉम द टाइम जब कस्टमर विजिट करता है बैंक, ओपन करता है अकाउंट, कस्टमर विजिट करता है बैंक में क्वेरीज के लिए. बताइए, सबसे पहला रिलेशनशिप कब अराइज होता है? When the customer visit the bank, customer open account, customer visit that bank to the made inquiry, या all of the above? So the primary relationship between bank customer start जब customer अपना account open करता है. ठीक है. Next, the dash rule is followed in appropriation of account if neither debtor nor creditor does not make any specific appropriation. Paget rule, Kinley rule, Sheldon rule या Clayton rule?
That is easy. So the right answer will be, that is Clayton rule. क्लेटन रूल जो कि हम लोगों के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 58 से 61 है, ठीक है। क्लेटन रूल से एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोर्गेज कैन बी मेड विदाउट राइटिंग? कौन सा मोर्गेज बिना राइटिंग के होता है? इक्विटेबल, इंग्लिश, सिंपल या यूजोफ्रैक्चरी? बताइए। Which of the following mortgage can be made without writing? Equitable mortgage, English mortgage, simple या यूजोफ्रैक्टरी mortgage? Tell me. बिना राइटिंग के, तो भाई बिना राइटिंग के हमारा इक्विटेबल mortgage ही होता है। In which of the following mortgages the mortgager is required to deliver possession of mortgage property to the mortgagee? बताइए। इंग्लिश, mortgage by conditional sale, यूजोफ्रैक्चरी या एनामोलस mortgage? बताइए। कौन से mortgage में the mortgager is required to deliver possession of mortgage property? Mortgager is required to deliver possession of mortgage property to the mortgagee. English या यूजोफ्रैक्चरी? Required to deliver the possession, C, so that, क्योंकि यूजोफ्रैक्चरी में हमने पढ़ा है कि अगर पैसे नहीं दे पाया तो हम उस प्रॉपर्टी को रेंट ये सब से निकाल सकते हैं। Where the principal money secured is 100 rupees and upward, the mortgage other than mortgage by deposit of title deed can be affected only by, मतलब जो आप लोगों का इक्विटेबल मोर्गेज होता है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो इसमें तो विदाउट रजिस्ट्रेशन, लेकिन जिस मोर्गेज में रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे होता है? रजिस्टर्ड, साइन बाय मोर्गेजर, अटेस्टेड एटलीस्ट 2 विटनेस या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे 26 का एग्जैक्ट आंसर है, दी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, the mortgage in which without delivering the mortgage property the mortgager bind himself personally to pay the mortgage money? English, mortgage by deposit of title deed, simple mortgage या anamorous mortgage? Which of the following is the right answer? So यहाँ पे class the right answer will be, that is simple mortgage. Next, under TPA, which of the following mortgage with a value 100 and more is not compulsory registrable? अभी हमने पढ़ा। English, mortgage by deposit of title deed, simple या conditional sale? तो अभी हमने पढ़ा without this one, B is the right answer. In a simple mortgage, the possession of mortgage property is given to the mortgagee, is given to the third party, remains with the mortgager, or none of the above? सिंपल मोर्गेज, पोजेशन, तो सिंपल मोर्गेज में हमने पढ़ा है दैट शुड बी रिमेन विद द मोर्गेजर। नेक्स्ट, हु मे इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ चार्ज केप्ट बाय रजिस्ट्रार? कौन इंस्पेक्ट करेगा? ऑडिटर ऑफ द कंपनी, द पर्सन इन फेवर द चार्ज इज क्रिएटेड, एनी पर्सन द पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब फी, और द कंपनी हुज एसेट्स हैव बीन चार्ज्ड? Who may inspect the register of charge kept by registrar? In this question, the auditor of the company, the person on whose favor the charge is created, any person on the payment of the prescribed fee? The right answer will be C is the right answer. This is the right answer, class. Okay, so guys, that's all for today's class. So I hope so you people enjoy the session, and जो भी आप में से यहाँ पे CIB नवंबर
2023 के कैंडिडेट्स हैं, आपको मैं बता दूं, मिनी मैराथन चारों मॉड्यूल्स के देखिएगा। मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस हमने कंपाइल करके शो किया है, उसको देखिए आप लोग अच्छे से। समरी सेशन पूरा कंपाइल करके मैं 4 दिसंबर को चलाऊंगी और जो डेफिनेशन टर्म है 5 दिसंबर को चलेगा, क्योंकि आप लोग का 3 दिसंबर तक आप बीएफएम में पैक रहेंगे, तो 4-5 समरी आप लोग का चलेगा। फिर 6 तारीख को इंग्लिश मीडियम का मैराथन होगा और 9 तारीख को बाइलिंगुअल लैंग्वेज का मैराथन होगा बीआरबीएल सब्जेक्ट। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन द न्यू बैच। आप में से जो भी इस सेशन को देख रहा है जो जून में एग्जाम देना चाहता है, सो दिस इज द बैच विच इज ऑलरेडी डन, ओके, एंड दिस इज योर महापैक। तो अगर आप लोग को महापैक लेना है तो महापैक में देख सकते हैं आप लोगों का सारे लाइव बैचेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, मॉक पेपर, ई बुक्स, डाउट सेशंस, इलेक्टिव सब्जेक्ट एटसेट्रा। तो ये आप लोगों का सब चीज़ गिवन है। इवन हम लोग जो मैराथन लेते हैं और जो मिनी मैराथन लेते हैं, ये सब भी आप लोग का इंक्लूडेड है। सो डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन दिस बैच। और ये आप लोग का ऑफिसर अड्डा का महापैक है जीआईबी सीआईबी बैंक महापैक, ठीक है। सो आप लोग को कूपन कोड यूज करना है Y391 फॉर द maximum discount up to 81%. So that's all for today's class. Have a nice day.